नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक सेन क्रैकर्स हब के इस मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल ही डीसी सर्किट की सीरीज में हम लोग ने एक अराउंड 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर हैं। तो पहले हम इसी टर्म्स में जैसे डीसी सर्किट के अराउंड 100, 150, 200 जितने भी अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो RSMSS भी JEE में आए हों, चाहे वो रेलवे में आए हों, चाहे वो आपके किसी भी अदर स्टेट एग्जाम में आए हुए हों, तो उसके रेस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो उसी से ही कंटिन्यू अपन आगे कर रहे हैं। कल अपन ने उसी सीक्वेंस में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और अगर कल के में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में ये डाउट है, तो हम उनका रिव्यू भी करेंगे, है ना। और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है हम लोग की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाइक करें। अगर सही लगता है आपको तो लाइक, और प्रयास यही करें कि रेगुलर इन क्लासों से जुड़े। बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के लिए, तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको रिकॉर्डेड वीडियोज, रिकॉर्डेड क्लासेज रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलो उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग अराउंड 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। देखें, उसी के आगे देख रहे हैं 16 क्वेश्चन से। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। आप देखें एक बार कि उस सर्किट को देखने पे बहुत डरावना सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि कई सारे रेजिस्टेंस इसमें जुड़े हुए हैं, कई सारे परिपथ इसमें जुड़े हुए हैं, कई सारी रेजिस्टेंस को देख के डर लगता है। पर यहाँ पर एक लाइन है जो आपको इसमें देखनी है, समझे। एक लाइन देखें आप, इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि in a circuit shown in a figure calculate the value of unknown resistance R when the circuit in a branch OA, the current in a branch OA is 0। मीन्स ये कह रहा है कि इस परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध R का मान निकालना है, जबकि ब्रांच OA में करंट क्या है भाई? 0 है। ब्रांच OA में करंट जो है वो क्या है? आपकी 0 है। अब ये आप देखें कि किसी भी ब्रांच में करंट 0 कब होती है, तो रेजिस्टेंस किसी भी ब्रांच में अगर करंट 0 है तो आप ये चेक करें सबसे पहले तो कि क्या उस ब्रांच के अक्रॉस 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं क्या। मतलब 4 तो ब्रांच के और एक डायगोनल रेजिस्टेंस, तो 1, 2, 3, 4, हाँ जी जुड़े हुए हैं। और इस ब्रांच में करंट क्या है? 0। तो प्रयास करते हैं इसको रीड्रॉ करने का। तो जब भी आपको सर्किट समझ में ना आए तो उसको रीड्रॉ करें, और रीड्रॉ करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें आप इधर, ये एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। मतलब देयर आर 4 पॉइंट्स O, A, B एंड C। तो आप 4 पॉइंट को ड्रॉ करना है अपन लोग ने। तो अब आप समझे, जो पास वाला पॉइंट है ये आपने बनाया A और ये आपने बनाया O, इधर आपने बनाया B और इधर आपने बनाया C। ये 4 पॉइंट है। इनको चेक करके देख लेते हैं अपन कनेक्ट करके। तो A और O के बीच में आपके जुड़ रहा है 5 ओम का रजिस्टेंस, और A और B के बीच में आपके जुड़ रहा है 2 ओम का रजिस्टेंस। फिर O और B के बीच में आपके जुड़ रहा है 6 ओम का रजिस्टेंस। फिर A और C के बीच में आपके जुड़ रहा है 4 ओम का रजिस्टेंस, और O और C के बीच में जुड़ा हुआ है R। साथ में B और C पर एक बैटरी लगी हुई है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 3 ओम, और ये 10 वोल्ट की आपके बैटरी लगी हुई है। अब आप इसको ध्यान से समझें। उन्होंने बोला कि इसमें करंट क्या है भाई? 0। तो 4 रेजिस्टेंस दिखे हैं और बीच वाले में करंट क्या है? 0। अगर ऐसा जब भी हो देन A एंड O आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, मतलब ये समविभव बिंदु है। समविभव बिंदु है मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये एज, जब करंट 0 है तो ये एज कौन से सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है बच्चे? ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि पहली बात तो जो आपका डायगोनल रेजिस्टेंस या डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ हो, डायगोनल विकर्ण रेजिस्टेंस में या गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो? 0 बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना।
आपने करना है P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S, इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। अब कि सर ये किसको P मानना है किसको क्यू मानना है, आपने टेंशन लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, जो आपके अपोजिट आर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों आर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों आर्म्स का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों आर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। सिंपल वही हो गया P इंटू एस और Q इंटू आर। तो इधर देखो 2 इंटू आर इज इक्वल टू 6 इंटू 4, तो R इज इक्वल टू व्हाट 24/2 डेट इज 12 ओम। तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 12 ओम। इस क्वेश्चन को आगे भी वो सोल्व करवा सकता था, वो पूछ लेता कि आप तो हमें टोटल करंट I का वैल्यू बता दो, तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बीच वाले OA में कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह। तो अपना सीक्वेंस क्या हुआ, ये सर्किट हो गया। उसको आगे मैं बता रहा हूं, आपका आंसर तो 12 ओम आ गया। तो यहां पे लगा हुआ है बच्चे 2 ओम, ये 4 ओम, ये आपका लगा हुआ है 6 ओम, और ये जो आपका R है वो अपन ने निकाला है 12 ओम। देखो आप P बाई क्यू करके देख लो, 2/6, 3 और 1/3, 4/12, 1/3, बिल्कुल सही है। अब ये कितने ओम का है भाई, 3 ओम का। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो 2 + 6, बीच वाले को तो अपन ने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया ना। तो ये 2 + 6 ये हुआ 8, और 12 + 6 ये हुआ 18। 12 और 6 18, और 4 और 2 6, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो अब इधर देख लो, ये 8 और ये 18, इसको मैंने बनाया, ये आपका 8 है, यहां बना देते हैं अपन। तो ये तो इधर हुआ आपका 8 ओम और इधर हुआ आपका 18 ओम, और फिर उसके बाद यहां पे एक बैटरी लग रही है और एक ये लग रहा है। अब ये दोनों किसमें है बच्चे, पैरेलल में। तो 8 × 18 / 8 + 18, तो 8 × 18 / 26, तो ये हो गया, अगर अपन 2 से काटे तो 4, और ये हो गया 13, तो ये हो गया आपका 72/13। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ इसका 72/13। अब उसके सीरीज में कितने ओम का लग रहा है, 3 ओम का। तो यहां पे तो मैंने लगाया 72/3 ओम का, और इसी के साथ इधर कितने लग रहा है, 3 ओम का, और यहां पे लगी हुई है एक बैटरी। अब तो सही है, ये प्लस और ये माइनस। क्या ये सीरीज में है क्या, हाँ बिल्कुल सीरीज में है। तो I बराबर क्या होगा, V/R। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, और R कितना है, 72/3 + 3। तो अब ये हो गया आपका 3 ऊपर गया तो 30 / 78। अब ये जो भी आ रहा है वही करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो आगे अगर ये फर्दर पूछता आपसे, जैसे SSC JEE के मेंस में आपको ये करंट I भी पूछ सकता है, तो वहां पे आपको फिर ये फर्दर सोल्व करना है, क्योंकि वहां कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो इनको देख लो आप सोल्व करके, पॉइंटों में आएगा, जैसे उसका डबल है तो 0.5 से कम आएगा ये वैल्यू, है ना। तो ये वाला आपको फर्दर अपन ने देखा। अगला देखो, अ कैपेसिटर कैरीज अ चेंज नहीं, कैरीज अ चार्ज, कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.1 कूलम एट 5 वोल्ट एंड इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो देखो आप, कैपेसिटेंस के लिए पूछा है तो Q = होता है C × V। Q के कई सारे फॉर्मूले हैं, Q बराबर होगा I × T, Q बराबर C × V। तो अपन को दिया हुआ क्या है, अपन को चार्ज दिया हुआ है 0.1 कूलम, और कैपेसिटेंस आपसे पूछा है, और V की वैल्यू आपको दी हुई है 5 वोल्ट। तो C का वैल्यू क्या हो गया, Q/V। Q का वैल्यू क्या है, 0.1/5 डेट इज 1/50, और 1/50 अगर आप देख लो तो 1/5 क्या होता है, 0.2। तो ये हो गया 0.02 फेरड, 0.02 फेरड आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली। अब समझना भाई, अब पैसिव डिवाइस 2 पार्ट में अपन करते हैं। इलेक्ट्रिकल में सभी लोड जितने हैं, मीन्स ऑल आर मोटर्स, ऑल आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच कैरीज इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब वो सभी उपकरण, वो सभी चीजें जिनका बिल आता है, वो सब लोड है और वो सब पैसिव डिवाइस है। जैसे आपके घर में लगा हुआ फैन, कूलर, AC, और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो लोड में मोस्टली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, AC में तो। और अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक थोड़ी सी बात समझना, इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड को छोड़कर
सभी आपकी एक्टिव एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उन सबका जो खुद का ब्रेक और वोल्टेज, वैसे तो डायोड का भी होता है, तो कई जगह अगर आपके डायोड क्वेश्चन ऐसे हो कि विच इज नॉट अ पैसिव डिवाइस, तो और ऑप्शन में हो ट्रांसफॉर्मर, रजिस्टर, इंडक्टर और डायोड, तो उस केस में आप डायोड लगाओगे। ठीक है, तमन्ना, तो पैसिव डिवाइस डायोड नहीं है, पर कई बार ये क्वेश्चन आया है तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। तो डायोड को छोड़कर आप देखोगे एफईटी, बीजेटी, एम्पलीफायर, ऑल आर एक्टिव डिवाइस बिकॉज दे कैरी अ ब्रेक ओवर वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज एंड इंटरनल लीकेज करंट। ठीक है, तो एक्ट एज अ सोर्स, एक्ट एज अ एक्टिव डिवाइस है। तो अब देखो आप, पहले तो डायोड आ रहा है, बिल्कुल डायोड आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपकी कौन सी डिवाइस है? एक्टिव। आगे चलें, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, पर क्या आ गया? ट्रांजिस्टर, तो ये भी नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, अब ये आपका सही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी पैसिव डिवाइस है, रजिस्टर भी पैसिव डिवाइस है, कैपेसिटर भी पैसिव डिवाइस है और इंडक्टर भी पैसिव डिवाइस है। अगले वाले में चेक कर लो क्या आ गया, यहाँ पे एफईटी, यहाँ पर डायोड है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका डायोड कभी ट्रांसफॉर्मर ऐसे ऑप्शन के साथ आए तो उस केस में आप डायोड को पैसिव मान लेना। नहीं तो जिनके भी, क्योंकि डायोड का भी तो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, सिलिकॉन डायोड का कितना होता है? 0.7 वोल्ट, तो ये भी एज एक्टिव डिवाइस में कंसीडर होता है। ठीक है, पर कई जगह अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि एससीआर, डायोड, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, देन उस केस में आपको अंडरस्टूड सा है कि डायोड आपको लगाना पड़ेगा। वैसे डायोड एक्टिव डिवाइस ही है क्योंकि उसका खुद का भी ब्रेक और वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, देन ऑल आर द कौन सी डिवाइस? पैसिव डिवाइस, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना भी लोड है जो जनरेट नहीं करते पावर, तो आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर पावर जनरेट नहीं करता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू द अनदर वोल्टेज लेवल। तो ट्रांसफॉर्मर में इनपुट में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए ये है आपकी एक पैसिव डिवाइस। बाकी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तो पैसिव डिवाइस है ही। तो आंसर हो गया सी। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज सर्किट, सिंपल सा क्वेश्चन है। वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, पर कंडीशन है कि ये जो आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है लीनियर सर्किट होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो अब इन्होंने अंडरस्टूड से लीनियर बोला होगा। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो रिमेन क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि आप बोलते हो I प्रोपोर्शनल टू V फॉर ओम्स लॉ। तो अगर वोल्टेज चेंज होगा तो उसी रेस्पेक्ट में क्या भी चेंज होगी? करंट भी चेंज होगी। और वोल्टेज जितना चेंज हुआ करंट भी, क्योंकि ये लीनियर है तो V और I अगर लीनियर है, लीनियर डिवाइस है, तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा? देखो तो आप, टेन थीटा क्या होता है? लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है? V, बेस में क्या है? I, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो टेन थीटा है V अपॉन I, ये R है और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसीलिए रिमेन कांस्टेंट। अगला देखें आप, हाउ मच टाइम इन सेकेंड में निकालना है। विल बी टेकन बाई 40 कूलम चार्ज टू पासेज द थ्रू द पॉइंट इन अ सर्किट इफ करंट इज 8 एम्पियर इज फ्लोन। देन अपन को दिया हुआ है Q इज 40 कूलम, अपन को दिया हुआ है आवेश कितना? 40 कूलम का, और इसके और किसी पॉइंट से करंट जो फ्लो होती है वो दी हुई है 8 एम्पियर। आपसे उसने पूछा है हाउ मच टाइम, देन टाइम आपसे पूछा है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो T इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन I। Q की वैल्यू क्या है आपकी? 40 और ये है 8, तो और दोनों ही आपके ये आ गया 5, और 5 किस में आया? ये सेकंड में, तो 5 सेकंड इसका आंसर है। SSC JEE 2018 में आया हुआ है। डिटरमाइन द पावर डिसिपेटेड बाय 60 इन ओम रजिस्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज 32 वोल्ट। मीन्स ये कह रहा है कि पावर डिसिपेशन बताइए जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, कोई रजिस्टर लगा हुआ है 16 ओम का, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दिया हुआ है 32 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, पावर P बराबर, कल मैंने बताया था 3 फॉर्मूले, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। अपन को क्या क्या दिया हुआ है? क्या वोल्टेज दिया हुआ है? बिल्कुल। क्या रजिस्टेंस दिया हुआ है? बिल्कुल। सोल्व हो जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या होगा?
वी स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज कितना है बच्चे 32 इंटू 32 एंड आर कितना है 16, तो ये 2 बार कट हुआ, देन इट इज 64 वॉट। एन आंसर इज 64 वॉट। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन। बड़ा प्यारा प्रश्न है, कल ही मैं इसकी आपको बात कर रहा था, समझना डायमेंशन कैसे निकालें। तो देखें, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7 भौतिक राशियां होती है। मास, द्रव्यमान, लेंथ में आप कुछ भी ले लो, लेंथ, विड्थ, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ, लंबाई, चौड़ाई है ना, विस्थापन सब। तो m मास, l लंबाई, t टाइम, फिर उसके बाद mlt हुआ, फिर उसके बाद एक हो जाता है करंट, I हो गया, तो वो भी आपकी भौतिक राशि है। तो मैं यहां लिखता हूं 7 भौतिक राशियां, एक तो मास है, एक लेंथ है, एक आपका टाइम है, एक आपका टेम्परेचर है, एक आपकी करंट है, एक आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एक आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर है। हिंदी में भी लिखवा रहा हूं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो है द्रव्यमान, ये है आपकी लंबाई, ये आपका समय, ये आपका तापमान, ये आपकी धारा, ये आपकी ज्योति तीव्रता, और ये आपकी है पदार्थ की मात्रा। तो देखो, द्रव्यमान को आप दिखाते हो डायमेंशन में m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, टेम्परेचर को केल्विन से। कैसे? क्योंकि t से अपन ने टाइम दिखा दिया। करंट को दिखाते हो a से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप दिखाते हो कैंडेला CD से, और पदार्थ की मात्रा को आप दिखाते हो मोल से। ये 7 भौतिक राशियां हैं। 7 वो हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी क्या हुआ आपका? डिस्टेंस बाय टाइम, L1 अपॉन T1, तो ये हो गया L1 T माइनस 1। उसके बाद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या है आपका? L1 T माइनस 1 अपॉन T1, तो ये हो गया L1 T माइनस 2। ये याद रखनी है आपको। फोर्स F, F बराबर क्या हुआ? M इंटू है, तो M का तो क्या हो गया? M1 L2 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2। इसके बाद आपको याद रखनी है वर्क की। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हुआ M1 L1 T माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? M1, तो वर्क की क्या हुई? M1 L2 T माइनस 2। इसके बाद पावर, पावर क्या होता है? वर्क बाई टाइम, तो वर्क बाई टाइम तो ये हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3। ये आपको याद रखनी है भाई। 7 तो वो याद रखनी है, बाकी वेलोसिटी की L1 T माइनस 1, एक्सीलरेशन की L1 T माइनस 2, फोर्स की M1 L1 T माइनस 2, वर्क की M1 L2 T माइनस 2, और आपके पावर की M1 L2 T माइनस 3। ये अगर याद है तो आप कोई सी भी क्वांटिटी की डायमेंशन, उनकी विमाएं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे प्रतिरोध की पूछिए, पहले अपन चलते हैं भाई प्रतिरोध निकाले कैसे। V अपॉन I से, पर वोल्टेज की नहीं पता। तो एक काम हो सकता है, एक काम क्या हो सकता है? इनमें से कोई है क्या भाई? P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R। अपना काम हो जाएगा। पावर की मुझे पता है, पावर की क्या है? M1 L2 T माइनस 3 अपॉन रेजिस्टेंस निकालना है, करंट का स्क्वायर। भाई यहां से आप रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? यहां से रेजिस्टेंस को लिख सकते हो P अपॉन I स्क्वायर। तो P का क्या हुआ बोलो भाई? M1 L2 T माइनस 3, ये लिखा रखी मैंने, M1 L2 T माइनस 3। और I की सीधी सीधी क्या होगी? A। I की सीधी सीधी क्या होगी? A। तो I की हो गई A, है ना। तो A का क्या होगा? स्क्वायर। तो अब इधर देखो, M1 L2 T माइनस 3 कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब दिक्कत क्या हुई? एक्चुअल में इन्होंने ये चार्ज के रूप में लिखी है। किसके रूप में लिखी है? चार्ज के रूप में। तो एक बात बताओ, इस I को मैं क्या लिख सकता हूं? Q बाई T। I को क्या लिख सकता हूं? Q बाई T। तो अब अगर ये करंट के रूप में पूछता, बेसिक के रूप में, तो होती है अपनी M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 2। अब थोड़ी सी अपन बुद्धि लगा लें चार्ज के रूप में। तो एक बार बताओ, Q बराबर क्या होता है बच्चे? IT। तो I बराबर क्या होगा? Q बाई T। तो यहां पर जो करंट वाला पार्ट है, करंट वाला पार्ट है, इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Q बाई T से। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू हुआ P अपॉन I का मान क्या लिखा? Q बाई T, और उसका क्या होगा? स्क्वायर। तो हुआ क्या? देखिए आप इसको रब कर देते, लिख लेना आप लोग। तो ये हुआ R बराबर P इंटू T का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ?
तो P की तो मुझे पता है M1 L2 T-3, इस T की क्या हो गई T2 बटे Q की क्या हो गई Q2। तो अब क्या हुआ देखो तो आप, ये हुआ M1 L2 T-1 और Q2। अब चेक करो Q2 कहीं है क्या, Q2 है, ये रहा, आगे आपका काम हो गया। देखो आप इसको M1 है, L2 है, बिल्कुल L2 है, डिवाइडेड बाय Q2 ये रहा, Q2 ये रहा, है ना। और फिर ये T-1 नीचे आ जाएगा तो T हो जाएगा। तो क्या हो गया M1 L2 Q2 T, ये आपका A। और बहुत प्यारा प्रश्न है जो आपके एसएससी जेईई में आया हुआ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखें, एनर्जी की डायमेंशन क्या है भाई, एनर्जी एक्चुअल में है क्या, अ कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो जो यूनिट आपकी एनर्जी की होगी वही यूनिट, जो यूनिट आपकी वर्क की होगी वही यूनिट आपकी किसकी होगी, एनर्जी की। तो वर्क की डायमेंशन क्या है, वर्क की डायमेंशन है M1 L2 T-2, है ना। तो यही वर्क की डायमेंशन है, यही एनर्जी की हो जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हुआ, M1 L2 और T-2 है तो T बटे में, तो M1 L2 T2, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नो करंट फ्लो थ्रू द टू चार्जेज ऑफ बॉडी इफ दे हैव इक्वल पोटेंशियल। अगर दो समविभव बिंदु होंगे, भाई धारा का प्रवाह, करंट का फ्लो हमेशा होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल भी बता दूं, आपने कभी रिमोट में अगर सेल डाले हैं तो आप ऐसे करके अगर सेल डाल दो तो वो ऑपरेट ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है और ये माइनस, तो ये दोनों पॉइंट सेम वोल्टेज और दोनों 5-5 वोल्ट है, तो दोनों प्लस के 5 पर हो गए। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा होता है इक्वल हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज। जब आप बैटरी का सिंबल बनाते हैं ना बच्चे, तो आप उसमें ऐसा बनाते हैं। फिर मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं कि ये क्या है, कि सर ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, बिल्कुल गलत बात। करंट पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पॉजिटिव निगेटिव नहीं पता है। उसको यहाँ पर ये बड़े बनाने का अर्थ ये है कि ये हायर वोल्टेज पर है, और छोटे बनाने का अर्थ ये है कि ये लोअर वोल्टेज पर है। तो करंट में से हायर वोल्टेज टू द किधर फ्लो होगी, लोअर वोल्टेज। इसलिए फिर अपन बोलने लग गए करंट प्लस से फ्लो होती है, माइनस से निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। करंट में से जाती है हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज, यहाँ टर्मिनल बड़ा है इसलिए हायर वोल्टेज है, ये छोटा है इसलिए लो, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन ये है। तो अब अगर इक्विपोटेंशियल हो जाए, ये इक्विपोटेंशियल हो जाए, तो फिर भाई साहब दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट में करंट फ्लो नहीं होगी। व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर अ सिस्टम। जीरो इनिशियल कंडीशन का अर्थ क्या है, पहले मेरी बात सुने। इनिशियल कंडीशन का मीन्स क्या होता है, 3 एलिमेंट है अपने पास, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर एनर्जी को करता है कंज्यूम, क्या करता है, कंज्यूम करके, और ये कर देता है डिसिपेटेड। मतलब 100 बात की एक बात है कि ये ऊर्जा को अवशोषित करता है और फिर उसमें ऊर्जा के रूप में छोड़ देता है। मीन्स आप कोई भी चीज, कोई जैसे फैन है, उसको अगर आपने हाथ लगाया और वो गर्म हो रहा है, उसका अर्थ है कि उसका वो गर्म हो रहा है रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि रेजिस्टेंस में कौन सी एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये तो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, और ये करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो E बराबर होगा इसका हाफ LI स्क्वायर, और इसका होगा हाफ CV स्क्वायर। पर ये स्टोर नहीं करता है, ये डिसिपेटेड करता है। तो वो पूछ रहा है कि जीरो इनिशियल कंडीशन का अर्थ क्या है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि जीरो स्टोर्ड एनर्जी, कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है, और कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है तो जीरो इनिशियल कंडीशन, इसमें तो ऑटोमेटिक ही जीरो इनिशियल कंडीशन होती है, क्योंकि ये बेचारा एनर्जी स्टोर करता ही नहीं है। इनकी कंडीशन अपन को लेनी पड़ती है कि इनिशियली क्या है। तो इनिशियली इंडक्टर चार्ज, मतलब इंडक्टर फ्लक्स जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है, इसका अर्थ है कि उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है।
and no energy stored in any of its component. Any of its component में अगर उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है आपके, है ना। तो शून्य प्रारंभिक स्थिति का अपन केवल एक ही अर्थ निकालेंगे कि स्टोर्ड एनर्जी क्या है, जीरो। अब रेस्ट में है कि नहीं है, क्योंकि अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो रेस्ट में कैसे होगा, रजिस्टर तुम तो करंट का फ्लो करवा रहा होगा ना। बेसिक ऐसा यूनिट कितनी होती है, मैंने बता ही दिया कितनी होती है, 7, लिखवा भी दी वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअल में होती है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जैसे आप देखते हो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका मैग्नेटाइजेशन फोर्स होता है। मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या होता है, H बराबर होता है mmf/L। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, इसको अपन बोलते हैं जो आपका EMF है पर लेंथ। ये आप बोल सकते हो EMF पर लेंथ, या Q/F बराबर Q/E, तो F/Q भी बोल सकते हो, F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ F/QL या ऐसा कुछ करके बोल सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर फोर्स आ गया तो ये एक आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, सॉरी आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। सेम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, बिल्कुल जहां पर भी डेंसिटी आ जाए वो सब आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फ्लक्स डेंसिटी आ जाए, करंट डेंसिटी आ जाए, ये सब आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका, फोर्स तो आपकी वैसे वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपको बताया जहां पर भी डेंसिटी आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, डेंसिटी और स्ट्रेंथ आ जाए, वो में से आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, वो में से आपकी क्वांटिटी होगी वेक्टर। और जहां पर भी आपके अगर ऐसा कुछ नहीं आए, जैसे आपके वर्क आ गया है ना, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है ना। तो आपका फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और इसमें फोर्स होता है आपका m/a। तो एक्सीलरेशन आपकी वैसे ही कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए फोर्स वेक्टर है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्शन करंट हो सकती है, कन्वेक्शन हो सकती है, और एंड इज अ डिस्प्लेसमेंट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये साथ है। डिस्प्लेसमेंट देखो, कंडक्शन तो आपने देखा हुआ है, कंडक्शन का मीन्स क्या हुआ कि बॉडी टच में है तो कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन का मीन्स क्या हुआ कि टच में तो नहीं है, किसी मीडियम के माध्यम से फ्लो हो रही है, तो वो कन्वेक्शन है। और एक डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो या रेडिएशन भी कह सकते हो, है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में तो रेडिएशन से एनर्जी फ्लो होती है, बिल्कुल करंट फ्लो हो सकती है रेडिएशन से। आपके जो सोलर सेल है वहां पे रेडिएशन से हो रही है। कन्वेक्शन में मतलब क्या है, किसी मीडियम के थ्रू, जैसे एयर के थ्रू, जो अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV/mm से कम है तो वो करंट का फ्लो कर देगा, तो वो कन्वेक्शन हो गया। कंडक्शन में किसी वायर के माध्यम से, तो करंट तीनों प्रकार से फ्लो हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, साथ में रेडिएशन भी हो सकता है। पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो सबसे पहले बात तो ओम्स लॉ आप लिखते हो V प्रोपोर्शनल I, जो बिल्कुल गलत है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि वोल्टेज डिपेंड कर रहा है करंट पे, हो ही नहीं सकता। आप किसी परिपथ में करंट जब ही फ्लो कर सकते हो जब उसमें बैटरी लगी हुई हो, और बैटरी लगी होगी तो वो देगा EMF, और EMF के रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज क्या होगा, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, और वो पॉइंट आपका क्या होगा, जहां पर आपको करंट लेनी है, तो वहां तो वर्क हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि करंट के कारण वोल्टेज जनरेट नहीं होता, वोल्टेज के कारण करंट जनरेट होती है। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, किससे, इस पॉइंट फॉर्म से। पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डेंसिटी अपन दिखाते हैं बेटा, जैसे प्रोपोर्शनल टू होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हो आप लगाते हो कांस्टेंट, और कांस्टेंट है यहाँ पे कंडक्टिविटी। क्या है कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन पर मीटर। तो अब बात समझें कि सर ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप, मैं बिल्कुल प्रूव कर सकता हूं। जे क्या है, करंट डेंसिटी, जे है करंट डेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी डेंसिटी आ जाए, किसकी डेंसिटी है, करंट की, तो करंट के बटे में, मैंने आपको बोला है डेंसिटी जब भी आ जाए क्या लगाना है, एरिया। और दर या रेट जब भी आ जाए तो बटे में लगाना है टाइम। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देन d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq/dt, फ्लक्स डेंसिटी देन फ्लक्स बाई एरिया, करंट डेंसिटी करंट बाई एरिया, तो I/A। सिग्मा को मैंने ऐसे ही लिखा, सिग्मा इंटू
को क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, तो V बाई एल। और सिग्मा जो होता है वो रजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब सुनना, बहुत जबरदस्त बात है ये, सिग्मा रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि ये दोनों रिलेटेड हैं, रिलेटेड तो हैं पर ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कभी भी प्रोपोर्शनल में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है ये वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा। पर सिग्मा और जो आपका रो है ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और आपका मटेरियल कभी भी टेम्परेचर के लेंथ के अनुसार, एरिया के अनुसार चेंज। जैसे किसी वायर हो, वायर को अपन ने खींचा, वो कॉपर का था, क्या खींचने पर वो चांदी का बन जाएगा? नहीं, तो उसका नेचर चेंज नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट चीजें हैं, तो ये हमेशा रेसिप्रोकल होगी, प्रोपोर्शनल नहीं होगी। तो सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, नॉट अप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखना है। तो याद रखना है कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल, नॉट ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हिंदी में बात करूं तो जो आपका सिग्मा है, जो आपका कंडक्टिविटी है, चालकता है, ये प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। याद रख लेना, नोट कर लेना। तो अब इधर सुनो, I बाई ये तो ये हुआ बराबर सिग्मा की जगह क्या लिखा मैंने, 1 बाई रो, और फिर ये हुआ V बाई एल। अपना तो काम हो गया। एरिया इधर लाओगे आप, तो I बराबर आप बोलोगे A अपॉन रो एल इंटू V, और फिर आप इसको कहोगे कि सर I बराबर हुआ, ये A डिवाइड में ले आऊं तो 1 अपॉन रो एल बाई ए इंटू क्या लिखा हुआ है V, रो एल बाई ए क्या होता है R, तो आपने लिख दिया I बराबर V अपॉन R। ये है आपका नियम। आप क्या कहते हो कि रजिस्टेंस करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज, यहां से प्रूव हो रहा है। और फिर इसके बाद आप, क्योंकि रजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो क्या लिखते हो, I प्रोपोर्शनल टू V। तो याद रखना, V प्रोपोर्शनल टू I गलत है, I प्रोपोर्शनल टू ही V होगा, क्योंकि करंट डिपेंड करती है किस पर, वोल्टेज पर। वोल्टेज डिपेंड नहीं करता है करंट पर। ठीक है, तो J बराबर क्या हो गया बच्चे, सिग्मा I। कई सारी चीजें एक साथ अपन लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। 31 पोटेंशियल डिफरेंस इज कौन सी क्वांटिटी, पहले देख चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K फॉर कूलम्ब्स लॉ, पहले तो कूलम्ब्स लॉ देखो, F बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जैसे आपका मैं आपको बोलूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg, वो होता है G बराबर G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। साइंस में पढ़ा होगा ना आपने, G बराबर M1 M2 बाय R। तो उस पार्टिकल को अगर बहुत छोटा कर दे तो कूलम्ब्स लॉ बनता है। ये कूलम्ब्स लॉ लगता है हमेशा न्यूक्लियस में, है ना। तो न्यूक्लियस में जब चार्जेज होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है विच इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। अब देखें K क्या है, K कांस्टेंट है, यहां लिखा हुआ है भी K आपका कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा, तो देखो आप पहले तो K की यूनिट क्या होगी, K की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, इंटू डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब का स्क्वायर। ये इसकी एक यूनिट होगी। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। मीटर पर फेरेड में भी आप लिख सकते हो, ये काट कुटा के, और ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो इसी के रेस्पेक्ट में आएगी। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। ये कह रहा है एप्सिलॉन आर की वैल्यू बताओ। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर किसके लिए पूछ रहा है भाई, एयर के लिए। अब बात समझना, आपेक्षिक बोल दे और या फिर ये बोल देता रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर वैक्यूम के लिए कह रहा है आई थिंक, है ना, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए, एयर के लिए भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, एप्सिलॉन आर वैक्यूम, म्यू आर वैक्यूम, तो ये हमेशा होती है 1। क्या होती है 1। और रिलेटिव परमिटिविटी बोले या रिलेटिव परमेबिलिटी बोले, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी, मात्रकहीन राशि है। कौन सी राशि है, मात्रकहीन। अब समझना, अगर वो कहता है केवल कि परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी
परमिटिविटी मात्रकहीन नहीं है। परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन, बराबर होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये होती है एप्सिलॉन नोट जो होती है, ये होती है निर्वात की पराविद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर में। और ये जो एप्सिलॉन है इसकी भी क्या होगी, फेरेड पर मीटर। पर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो वैक्यूम के लिए कितनी होती है बेटा, 1 होती है ना। और 8.854 ये किसके लिए होती है, म्यू नॉट है ना। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पूछ रहा है क्या, अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिकशीलता निर्वात की, तो निर्वात की आपेक्षिकशीलता की जगह अगर ये म्यू नॉट पूछता, म्यू नॉट जो होता केवल निर्वात की पूछता, तो फिर अपन 8.85 लगा देते, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर पूछ रहा है, इसलिए म्यू आर के रेस्पेक्ट में या एप्सिलॉन आर के रेस्पेक्ट में अपन लेंगे 1, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वॉट, मतलब ये कह रहा है कि पावर की क्या यूनिट नहीं है भाई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, P बराबर होता है W बाई टी, P बराबर होता है I स्क्वायर R, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। अब चेक कर लो रे भाई, जूल पर सेकेंड, बिल्कुल सही है, जूल पर सेकेंड। इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिक्कत कंफ्यूजन हो सकता है, अगर वो रिलेटिव नहीं कहता तो वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, इट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। पर वो क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 बताया है ना। एयर के लिए भी 1 होती है और उसके लिए भी 1 होती है, मतलब वैक्यूम के लिए 1 होती है, एयर के लिए 1.008 होता है। हाँ जी, आगे देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम है क्या कहीं पे, बिल्कुल सही है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, दोनों है। आगे चले, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, वोल्ट का स्क्वायर इंटू अपॉन ओम, तो ये भी है। तो कौन से वोल्ट पर एम्पियर, इसको चेक कर लो, वोल्ट पर एम्पियर V बाई आर, ये तो R है, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो इसने पूछा है कौन वाट के बराबर नहीं है, तो कौन बराबर नहीं है, वोल्ट, ये तीनों तो बराबर है, मैं हटा देता हूं नहीं तो आप समझोगे कि ये सही है। तो क्या वाट के बराबर नहीं है, वोल्ट बाई एम्पियर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, सो इट इज द एंड ऑफ द सेशन ऑफ टुडे। तो आज हमने 35 तक किए हैं, और इसी के कंटिन्यू मैं आपकी सीक्वेंस यही रखूंगा 35, 36, ताकि अपन को पता रहे कि कितने क्वेश्चन अपन प्रीवियस कर चुके हैं। अभी स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, धीरे धीरे थ्योरम, एसी सर्किट, देन ट्रांजिएंट सर्किट, उन सबके अपन लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आप रेगुलर देखें और निरंतर रहें। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अगर दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब कीजिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। RRB JEE की वैकेंसी आ चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कंडीशन में हम लोग अवेलेबल हैं इन अ कोटा। तो आप चाहें तो ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और पूरा का पूरा रेलवे का कोर्स JEE का आपका कंप्लीट किया जाए, साथ में LP भी सारा कुछ कंप्लीट करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।